जिस उम्र में आदिवासी युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करना चाहिए, अपने माँ बाप के सपनों का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में कुछ युवा बेवजह यहाँ वहाँ घूमना, नाचना गाना, नशा करना, यह सब कर रहे हैं। साथियों, बेहतर भविष्य लेकर पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने भविष्य को बेहतर बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। और उस बदलाव का सबसे मजबूत साधन है शिक्षा। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान या डिग्री पाने का नाम नहीं है। यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से मनुष्य सोचने समझने, सही गलत पहचानने और जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता को विकसित करता है। सेवा जोहार साथियों, आज का यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने और सवाल उठाने के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की उस गंभीर स्थिति की जिसके कारण हमारे समाज का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, और साथ ही उसके कारण नुकसान और समाधान भी जानेंगे। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की दुर्दशा का पहला और सबसे बड़ा कारण है गरीबी और पलायन। जब पेट की आग बुझाने के लिए माता पिता गांव छोड़कर शहरों या दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब उनके बच्चे भी उनके साथ भटकते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और कई बार हालात इतने कठोर होते हैं कि माँ बाप खुद ही मजबूरी में बच्चे की पढ़ाई छुड़वाकर कम उम्र में पैसा कमाने का दबाव बना देते हैं। दूसरा कारण है माता पिता में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, क्योंकि जिन माता पिता ने खुद कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने किताब, परीक्षा और डिग्री का अनुभव नहीं किया, उनके लिए शिक्षा सिर्फ एक अनजान शब्द बनकर रह जाती है। और जब वे अपने आसपास पढ़े लिखे युवाओं को भी बेरोजगारी का संघर्ष करते देखते हैं, तो उनके मन में स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ाई का क्या मतलब। तीसरा कारण है प्रशासनिक लापरवाही, जहां स्कूलों की हकीकत देखने की बजाय अधिकारी सिर्फ कागजों में सब कुछ ठीक होने की रिपोर्ट बना लेते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बच्चे आज भी जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ना पीने का साफ पानी है, ना शौचालय, और कई जगह तो शिक्षक ही नहीं है, और जहां है वहां भी मनमानी चल रही है। कभी समय पर आना, कभी ना आना, और कहीं कहीं तो शराब के नशे में स्कूल आ जाना भी आम बात बन गई है। और जब ग्रामीण इस अन्याय की शिकायत करते हैं, न जांच होती है न कार्रवाई, जिससे धीरे धीरे लोगों का शिक्षा व्यवस्था से भरोसा टूट जाता है। चौथा कारण है भ्रष्टाचार, जहां केंद्र और राज्य सरकारें आश्रम स्कूल, छात्रवृत्ति, फ्री किताबें, फ्री यूनिफॉर्म और स्कूल जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचता ही नहीं। जो थोड़ा बहुत पहुंचता है वह भी अधूरा, जिससे पढ़ने लिखने की क्षमता रखने वाले बच्चे भी किताब या अन्य सुविधा के अभाव में धीरे धीरे स्कूल से दूर हो जाते हैं। पांचवा कारण है स्थानीय संस्कृति को ना समझ पाने वाली शिक्षा प्रणाली। आदिवासी बच्चे घर में अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उससे ऐसी भाषा में पढ़ने की उम्मीद की जाती है जिसे वह ठीक से समझ भी नहीं पाता। इससे उनके अंदर डर बैठ जाता है, और जब उसी बच्चे को अपनी बोली बोलने पर डांटा या मजाक बनाया जाता है, तो पढ़ाई से पहले उसका आत्मसम्मान टूटता है, हीन भावना जन्म लेती है, और स्कूल उसके लिए ज्ञान का नहीं बल्कि अपमान का स्थान बन जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी से होने वाले गंभीर नुकसान की बात करें तो इसका पहला नुकसान है बच्चों का गलत संगत और नशे की ओर जाना। स्कूल छोड़ने के बाद बच्चे दिन भर खाली रहते हैं। यह खाली समय उन्हें उन बड़े लड़कों के पास ले जाता है जो पहले से ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं। यहीं से धीरे धीरे गलत संगत की शुरुआत होती है। गलत संगत के चलते बच्चे छोटे मोटे अपराधों में पड़ने लगते हैं एवं तंबाकू, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं। इस तरह शिक्षा की कमी एक बच्चे के पूरे भविष्य को अंधेरे में धकेल देती है। दूसरा नुकसान है कम उम्र में मजदूरी। स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों के सामने एक ही रास्ता बचता है, काम करना, चाहे वह खेती का हो या दिहाड़ी मजदूरी का। कम उम्र में काम करने से बच्चों के शरीर पर भारी बोझ पड़ता है। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना और सोचना चाहिए, उस उम्र में वे थकान, दबाव और आत्मविश्वास की कमी महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह मजदूरी उनकी मजबूरी बन जाती है और बचपन उनसे छीन जाता है। तीसरा नुकसान है शोषण का खतरा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में ग्रामीण लोग अच्छे बुरे का फर्क सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। 34,990 फिर 33,560 ये कैसे हो गया? इस तरह शिक्षा की कमी आदिवासी समाज को न सिर्फ कमजोर बनाती है बल्कि उसे हर स्तर पर शोषण के लिए खुला छोड़ देती है।
चौथा नुकसान है धर्मांतरण का खतरा। जब लोगों को शिक्षा नहीं मिलती तो वे अपने अधिकारों और अपनी संस्कृति की गहरी समझ से वंचित रह जाते हैं। जानकारी की यही कमी उन्हें भ्रम और लालच के प्रति असुरक्षित बना देती है, जिससे वह धीरे धीरे धर्मांतरण का शिकार होने लगते हैं। पांचवा नुकसान है अधिकारों की जानकारी का अभाव। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के कारण अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। जब व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे क्या अधिकार मिले हैं, तब वह यह भी नहीं समझ पाता है कि उसके साथ कब अन्याय हो रहा है। अधिकारों की जानकारी के अभाव में शोषण आसान हो जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गंभीर स्थिति के समाधान की बात करें तो इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा। जब आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाएगी तो बच्चे जल्दी समझेंगे, खुलकर बोलेंगे, सवाल पूछेंगे और सीखने में रुचि लेंगे। स्थानीय भाषा में शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, बल्कि बच्चे को यह भरोसा देती है कि उसकी पहचान मूल्यवान है। यही मजबूत आधार आगे चलकर दूसरी भाषाएं सीखने में मदद करता है। मातृभाषा में मजबूत नींव होने पर हिंदी अंग्रेजी जैसी भाषाएं बोझ नहीं बनती। दूसरा समाधान है आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की खराब स्थिति सिर्फ इमारत या किताबों की कमी से नहीं, बल्कि बच्चों को समझने की कमी से भी है। जब स्कूल में ऐसा शिक्षक आता है जो उसी समाज से निकला हो, स्थानीय भाषा में बात करता हो, तो अचानक से शिक्षा बोझ नहीं रहती, वह अपनापन बन जाती है। इससे शुरुआती पढ़ाई डर की जगह भरोसे के साथ शुरू होती है। आदिवासी शिक्षक बच्चों के माता पिता से भी सीधे संवाद कर पाते हैं। वे उन्हें समझा सकते हैं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि आदिवासी शिक्षक बच्चों के लिए सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि जीते जागते उदाहरण होते हैं। जब बच्चे अपने जैसे व्यक्ति को कक्षा में खड़ा देखते हैं तो उन्हें लगता है हम भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तीसरा समाधान है सूचना का अधिकार। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की खराब हालत का बड़ा कारण है शिक्षकों की कमी, अनियमितता और भ्रष्टाचार। यहीं पर सूचना का अधिकार एक मजबूत हथियार बनती है। आरटीआई के जरिए सरकार और शिक्षा विभाग से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे स्कूल में स्वीकृत शिक्षक पद कितने हैं और उनमें से कितने पद खाली है? नियुक्त शिक्षक की नियमित उपस्थिति कितनी है? पिछले वर्ष में कितनी बार निरीक्षण हुआ? किस कार्य के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ और कहाँ उपयोग हुआ? जब यह सवाल लिखित रूप में पूछे जाते हैं तो जवाब भी लिखित रूप में देना पड़ता है। आरटीआई का असर सिर्फ जवाब मिलने तक सीमित नहीं रहता। जब विभाग को पता होता है कि अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो निरीक्षण बढ़ते हैं, उपस्थिति सुधरती है और ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमानी कम होती है। सबसे अहम बात यह है कि आरटीआई आदिवासी समाज को डर से बाहर निकालती है और यह सिखाती है कि सरकार से सवाल करना गलत नहीं बल्कि अधिकार है। चौथा समाधान है सामाजिक फंड। जिस प्रकार गांव में कोई त्योहार, सामाजिक आयोजन, खेल प्रतियोगिता या आपातकाल स्थिति में सभी मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं, उसी तरह शिक्षा के लिए भी एक स्थायी और नियमित सामाजिक फंड बनाया जा सकता है, ताकि यह मदद एक बार न होकर लगातार चलती रहे। इस फंड का उद्देश्य बच्चों को जबरन प्राइवेट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर उनकी शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर यह सामने आता है कि बच्चों का इंग्लिश लेवल कमजोर है, तो समाधान यह नहीं कि उन पर महंगे स्कूलों का बोझ डाला जाए, बल्कि गांव या क्षेत्र स्तर पर एक योग्य और स्पेशल इंग्लिश शिक्षक नियुक्त किया जाए, जो उनके इंग्लिश लेवल को मजबूत करेगा। इस तरह कम पैसों में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। पांचवा समाधान है ग्राम सभा की निगरानी। ग्राम सभा सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनता की आवाज है। जब ग्राम सभा यह तय करती है कि शिक्षा प्राथमिक जिम्मेदारी है, तब स्कूल केवल शिक्षा विभाग का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि स्कूल नियमित रूप से खुल रहा है या नहीं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं या नहीं, बच्चों की उपस्थिति कितनी है और माध्यम भोजन जैसी योजनाएं सही ढंग से चल रही है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम सभा सवाल पूछ सकती है और जवाब भी मांग सकती है बिना किसी डर या दबाव के। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, एक तरफ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28(1) साफ तौर पर यह कहता है कि सरकारी धन से संचालित किसी भी शासकीय शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर आज आदिवासी क्षेत्रों के कुछ कॉलेजों में रामचरितमानस को साहित्य के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।